हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2, जिस बुक को एसके झा सर द्वारा लिखा गया है। और आज इसमें आप सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14 का मैथ, वो भी पूरे 46 से लेकर के 70 तक का क्वेश्चन, वो भी पूरा 25 क्वेश्चन। तो इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा और जाकर के आप देख सकते हैं। और हाँ, रीजनिंग का भी आप देखना चाहते हैं तो रीजनिंग का भी मैंने 3 सेट इसमें बनाया है और अब कंटिन्यू आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। इसका पहला क्वेश्चन यानी 46 नंबर पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो देखिए यहां पे चौर दे दिया गया है और बारंबारता दे दिया गया है। चौर है और बारंबारता है। चौर में 5 दिया गया है, बारंबारता में 4 है। चौर में 6 है, बारंबारता में 8। चौर में 7 है, बारंबारता में 14 है। 8 है, 11 है, 9 है, 3 है। इसका माध्य निकालना। तो माध्य बराबर आप जानते होंगे कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या होती है ना। तो माध्य बराबर हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग अब बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो सोचिए यहां पे चौर जो है, जैसे मैं माने चलिए कि 5। बारंबारता मतलब क्या होता है? बारंबारता मतलब होता है कि कितना बार आया है, यानी बारंबार आता है, यानी बार बार आता है, उसी को बारंबारता बोलते हैं। और कितना बार आया, तो देखिए यहां पे 5 जो है वह 4 बार आया है, 6 8 बार आया है, 7 14 बार आया है, 8 11 बार, 9 3 बार। तो सोच के देखिए कि 5 अगर 4 बार आया है तो इसका हम योग निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 5 + 5 + 5 + 5 करेंगे, यानी 4 बार लिखेंगे। या फिर हम ये दोनों को गुना कर देंगे तब पर भी योग निकल जाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग। तो यहां पे हो जाएगा 5 × 4 प्लस फिर 6 × 6 कितना बार? 8 बार है। तो 6 + 6 + 6 लिखने से अच्छा है कि 6 × 8 लिख देंगे, जोड़ करके उतना ही आएगा। प्लस 7 × 14 प्लस 8 × 11 प्लस 9 × 3 बटा में कुल संख्या कितना? कुल संख्या कितना यानी माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग अब बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो संख्या नीचे वाला है, यानी कितना बार आया, जैसे 5 4 बार आया, 6 8 बार आया, तो कुल मिलाकर के कितना बार है? तो 4 + 8 + 14 + 11 + 3। अब यहां से इस सबको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 × 20 प्लस 8 × 6 = 48 प्लस 14 × 7 = 98 प्लस 11 × 8 = 88 प्लस 9 × 3 = 27 बटा में ये सभी को जोड़ेंगे तो 8 × 4 = 12, 12 × 4 = 16, 1 17, 17 × 3 = 20 के 0 हासिल 2, 2 × 1 3 × 1 4, 40 हो गया। ऊपर वाला को जोड़िएगा तो 7 8, 8 7 15, 15 5 20 × 3 23, 23 × 7 30 × 1 31 के 1 हासिल 3, 3 × 2 5, 8 5 13, 13 7 20, 20 × 2 22, 22 × 4 26, 26 × 2 28, यानी 281 बटा में 40 आपका माध्य निकल करके आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में 4 लाल तथा 3 काली गेंद है। यदि थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाए तो यह गेंद के काली होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? लाल गेंद कितना है? लाल गेंद 4 है, काली गेंद कितना है? तो 3 है। तो दोनों मिलाकर के कुल गेंद कितना हो जाएगा?
यानी नंबर ऑफ सम, यानी सम ऑफ कितना हो जाएगा, यानी टोटल 4 + 3 बराबर 7, यानी कुल मिलाकर के गेंद कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसी में से हमको निकालना है कि काली गेंद निकालना है, और काली गेंद का प्रायिकता क्या हो सकता है, यानी काली गेंद होने का प्रायिकता क्या हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि कुल गेंदों की संख्या कितना, लाल और काली मिलाकर के तो 7 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि काली गेंद कितना है, तो नंबर ऑफ ई से सूचित करते हैं इसको, काली गेंद 3 हो गया। तो हम लोग को प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता बराबर हो जाएगा पीई बराबर नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ ई जो निकालना है, अब बटा में नंबर ऑफ एस। तो यहां पे देखिएगा कि हम लोग को निकालना क्या है, कि काली गेंद निकालना है। तो काली गेंद होने का प्रायिकता होगा, जैसे 3 गेंद, काली गेंद कितना है, टोटल 3 है, और कुल गेंद कितना है, कुल गेंदों की संख्या नंबर ऑफ एस 7 है। यानी हम कह सकते हैं कि 7 गेंद में 3 गेंद क्या है, काली गेंद है। तो प्रायिकता जो आ जाएगा आपका 3/7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 वृत्त के केंद्र हैं। ए और बी क्या है, कि केंद्र है 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का। पी क्यू वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। यदि रेखाखंड ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर है तो रेखाखंड पी क्यू की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा यहां पे कि 2 वृत्त है, एक का त्रिज्या ज्यादा है तो बड़ा वाला वृत्त होगा, और एक का त्रिज्या कम है तो ये छोटा वाला वृत्त होगा। अब यहां पे देखिएगा कि दोनों का केंद्र है, ये दोनों का केंद्र है। अब यहां पे बोला कि ए और बी क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्र हैं। ये जो केंद्र है इसका नाम हम ए दे देते हैं और इसका बी दे देते हैं। अब इसे बोला है क्या कि पी क्यू वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है और रेखाखंड ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर। अब देखिए रेखाखंड ए बी यानी ए से लेकर के बी तक का जो दूरी है वह 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है क्या कि रेखाखंड पी क्यू की लंबाई कितनी होगी यदि ए और बी क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 वृत्त। तो यहां पे देखिएगा कि इसका हम त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या यहां पे ए वाला त्रिज्या हो जाएगा, ये वाला त्रिज्या हो जाएगा, तो इसका 11 हो जाएगा 11 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा कितना, तो 6 सेंटीमीटर। अब यहां पे दिया हुआ है कि PQ जो है वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। इसका मतलब क्या है कि ये अनुस्पर्श रेखा जो बनेगा यहां से बनता है, यानी ये जो है बाहर से दोनों में स्पर्श करता है, यहां ये वाला, ये हो गया इसका आपका अनुस्पर्श रेखा। P और Q है, P और Q है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये 6 सेंटीमीटर है और यहां पे 11 सेंटीमीटर है, और ये जो स्पर्श करता है यहां से जो कटांश बिंदु होता है यहां पे ये 90 डिग्री का होता है। इसका नियम है कि 90 डिग्री का होता है। और यहां से यदि हम इसको मिलाते हैं, देखिएगा यहां से यदि हम इसको मिलाते हैं, ये वाला यहां पे मिलाते हैं, तो ई जब 6 होगा तो ये भी 6 होगा। ई जब 6 हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक का, तो इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिएगा कि ई जब 6 है तो ये भी 6 है,
तो ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यह जो है आयत बना रहा है, और आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है कि बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ये हो गया, और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वह कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कर्ण कहलाता है। तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कर्ण के स्क्वायर हम लोग यहां पे पाइथागोरस फार्मूला से निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को पी क्यू निकालना है, यानी रेखाखंड पी क्यू बराबर कर्ण के स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। क्या चीज बराबर? तो रेखाखंड पी क्यू बराबर, तो यहां पे देखिएगा कि ये इसका भी स्क्वायर होता है, इसका भी क्या होता है कि स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो रेखाखंड पी क्यू बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पे आधार के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 माइनस 5 के स्क्वायर 25। 169 में से 25 घटाइएगा तो 144 बचेगा, और 144 का वर्गमूल कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड PQ की लंबाई कितना आ गया? तो 12 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 49 कि 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था। 12 पारियों के बाद कहने का मतलब क्या कि 12 पारी के अंत तक स्कोर जो है वह 55 है, यानी 12 पारी के बाद बोलेगा ना तो सीधा देखना है क्या कि 12 पारी तक के उसका औसत जो था वह 55 था। 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया, यानी 14 पारियों के बाद कहने का मतलब क्या कि 14 पारी तक औसत बढ़ करके 60 हो गया। कब? जब यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी के तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे, तो उसने 13वीं पारी में कितना रन बनाए थे? तो देखिएगा, माना कि 13वीं पारी में 100 रन बनाया था, 100 रन बनाया था। 13वीं पारी में क्या किया कि 100 रन बनाया। अब यहां पे बोल रहा है क्या कि 14वीं पारी में पिछली पारी के तुलना में 20 रन अधिक था। तो देखिएगा यहां पे कि 14वीं पारी में क्या था कि पिछले पारी के तुलना में, पिछले पारी करने का मतलब क्या कि 14वीं से पिछला कौन है? 13वीं। तो 13वीं से इसमें क्या था कि 20 रन अधिक था, यानी 20 रन अधिक बनाया था। इसका मतलब है कि 14वीं पारी में x + 20 रन बनाया था। यार आ समझ में? शुरू में हम लोग को दिया हुआ है कि 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था। इसका मतलब 12 पारी तक, इसका मतलब आपको समझना होगा कि 12 पारी तक के औसत कितना था? तो 55 था। तो 12 गुने 55 यानी नंबर इंटू एवरेज बराबर टोटल होता है ना। तो 12 पारी के कुल रनों का योग इतना हो गया, और हम क्या करेंगे कि 13 पारी में जो खेला है उसको भी लिखेंगे, और 14 पारी में खेला है उसको भी लिखेंगे। तो x + 20 ऐसे सभी को जोड़ देंगे तो कुल 14 पारी के रनों का योग हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि कुल 14 पारी के रनों का योग इतना आ गया, जबकि हो जाता है कितना? तो देखिए 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो जाता है। यानी इन सभी को ऐसे करने के कारण, यानी ये सब बढ़ोतरी वगैरह हुआ, या फिर 13वीं पारी में कुछ रन बनाया, जिसके कारण क्या हुआ कि सभी रनों का जो औसत हो गया वह 60 हो गया। तो कितना पारी का? तो 14 पारी का। तो 14 गुने कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि ये भी इधर 14 पारियों के कुल रनों का योग है, और ये भी 14 पारियों के कुल रनों का योग है। दोनों बात यहां से बराबर हो जाए, दोनों बात यहां से बराबर कर दिए। अब देखिएगा यहां पे कि इसको गुना करेंगे, 12 × 25 = 60 के 0, 12 × 25 = 60 और 6 66।
यानी 660 हो गया, प्लस में x x कितना 2x प्लस 20 बराबर 0, 14 छक 84 यानी 840। अब इसको हम क्या करते हैं कि इधर जोड़ देते हैं, तो 660 प्लस 20 यानी 680 प्लस 2x बराबर 840। अब देखिए 680 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर डायरेक्ट घटा देते हैं, तो 0 में से 0 घटेगा 0, 4 में से 8 नहीं घटेगा तो 14 में से 8 घटेगा, 8 6 14 6। इसके बाद 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 8 16 80, x बराबर आ गया 80। x बराबर कितना आ गया 80 आ गया। तो यहां से हम लोगों से पूछा था कि उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए थे, तो हम लोग माने हैं यहाँ पे कि 13वीं पारी में x रन बनाया था, तो x का वैल्यू कितना आ गया 80, इसलिए 13वीं पारी में उसने 80 रन बनाया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है कि x के पावर a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b के पावर 4, इसका एक गुणनखंड है। इसका एक गुणनखंड इनमें से क्या हो सकता है, ये चीज हम लोग को पूछा है। तो देखिएगा कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि a स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर पर जब स्क्वायर हो यानी पावर पर पावर हो तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। इतना हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा कि यह क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या है बी स्क्वायर है। तो हम इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर यानी इसको हम ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो देखिएगा कि ए स्क्वायर यानी ए का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस क्या है बी स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर अब माइनस में ए इंटू बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए a माइनस बी का यानी a इंटू बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a पर भी स्क्वायर होगा और b पर भी स्क्वायर होगा, और इतना का वैल्यू इतना होगा। कैसे, तो देखिए यहां पे इसको समझिएगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं इसको, तो देखिएगा a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। अब सोच के देखिए कि 2ab में से फिर एक ab घट जाएगा, क्या कि ये a जो हो जाएगा आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से एगो a स्क्वायर बी स्क्वायर घटेगा तो फिर इतना ही ना बचेगा ये। तो इसका मतलब क्या है कि इतना के लिए हम इतना लिख सकते हैं। आ गया होगा समझ में। अब देखिएगा कि इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं, तो इतना के लिए हम a मान लेते हैं, इतना सब के लिए b मान लेते हैं। तो देखिएगा कि a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार दोनों को जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका ये दोनों गुणनखंड है, इतना का ये दोनों क्या है कि गुणनखंड है। तो इसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन इसका गुणनखंड है, तो दोनों में से देखिए कोई ऑप्शन में होगा, ए वाला होगा चाहे ए वाला होगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, बी में हाँ बी में है, बी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए आपका है तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ई वाला रहता तो ए वाला नहीं रहता, ए वाला है तो ए वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर,
बोला कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेषफल बचता है। यानी 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? तो 8 बचता है। 18 से भाग देने पर 14 बचता है। 36 से भाग देने पर 32 बचता है और 45 से भाग देने पर 41 बचता है। अब देखिएगा कि ये दोनों के बीच में अंतर, यानी जिससे भाग दिया जाता है और जो शेषफल बचता है, ये दोनों के बीच का अंतर देखिए तो कितना रहा है? 12 में से 8 घटाएंगे 4, 18 में से 14 घटाइएगा तो 4, 36 में से 32 घटाइएगा तो 4, 45 में से 41 घटाइएगा तो 4। तो देखिएगा कि अंतर क्या आ रहा है कि समान आ रहा है। जब अंतर समान आता है तो क्या करते हैं कि जो दिया गया है यानी जिससे विभाजित किया जाता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम जब निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम 12, 18, 36 और 45 का एलसीएम 180 आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं 180 आ जाएगा, क्योंकि 180 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि यहाँ पे ये 12, 18, 36 और 45 सब से कट जाएगा। अब यहाँ पे बोला है क्या कि इतना इतना शेषफल भी बचना चाहिए इस सबसे भाग देने के बाद, क्योंकि अब देखिए कि 12 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 18 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा, 36 से भाग दीजिएगा पूरा पूरा और 45 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा। लेकिन यहाँ बोला है कि 12 से भाग देने के बाद 8 शेषफल, 18 से देने के बाद 14, 36 से देने के बाद 32 और 45 से भाग देने के बाद 41 शेषफल बचना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि अगर अंतर समान आ रहा है यानी भागफल यानी भाजक जो है जिसे भाग दिया जाता है और शेषफल, ये दोनों के बीच में जब अंतर समान आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सीधा क्या करते हैं कि इसके एलसीएम में से उसके अंतर को घटा देते हैं। जब अंतर समान आता है तो उसके एलसीएम में से क्या करते हैं कि अंतर को घटा देते हैं और जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 180 में से 4 घटाएगा तो 176 आपका हो जाएगा। अब देखिए 176 में आप 12 से भाग दीजिएगा तो 8 शेषफल आएगा, 18 से भाग दे करके देखिए 14 आएगा, 36 से भाग दीजिएगा तो 32 आएगा, 45 से भाग दीजिएगा तो 41 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 176 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर। इसे बोला है क्या कि 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195 इतना का योग निकालना है। अब सोचिए कि यदि आप बचपन के तरह इसको बनाइएगा, बचपन के तरह यदि आप बनाते हैं तो आंसर तो मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वीडियो हो सकता है कि ये कुछ लंबा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक के देखते रहिए। और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, पूरा अंत तक देखिएगा तो हमें भी वीडियो बनाने में मजा आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन को एडिटिंग करना होता है, इसके बाद फिर एक्सपोर्टिंग बहुत कुछ होता है इसमें, इसका क्वेश्चन सेट ये सब बहुत कुछ, इसका फिर अपलोड करना है, टैग डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखना होता है, थंबनेल बनाना होता है। तो सोचिए कि अकेला सब कुछ इतना करना पड़ रहा है। तो देखिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी जो है चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, मोनेटाइज नहीं हुआ है तो पैसा भी अभी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण क्या है कि कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा काम करना भी पड़ेगा पैसा के लिए। तो बस वही चीज़ चल रहा है। अपना कोचिंग जो है पटना में चल रहा है, तो पटना में कोचिंग चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, क्योंकि अभी तो देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन में क्या स्थिति है। तो मैनेज कहीं ना कहीं से किया जा रहा है, इसलिए समय जो है उतना हमको नहीं मिल पाता है जितना हमें चाहिए आप लोगों के लिए, लेकिन मैं कोशिश हमेशा करता हूं। तो देखिए यहां पे समझिएगा कि 1 हम लिख सकते हैं इसको 3×5=15, 1/3×15 इसको लिख सकते हैं प्लस में 1/5×7=35, 1/7×9=63, 1/9×11 प्लस 1/11×13 होगा, 1/13×15 होबे करेगा, 13×15 होगा।
अब यहां पे समझिए, जब नीचे का अंतर ऊपर दिया हुआ हो, जब नीचे का अंतर ऊपर दिया हुआ रहेगा तो सीधा क्या करते हैं कि 1/3 माइनस 1/5 करेंगे। लेकिन यहां पे देखिए दोनों का अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है। देखिए दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर है जबकि 1 दिया हुआ है। 7 और 5 के बीच में 2 का अंतर है जबकि 1 दिया हुआ है। 9 और 7 के बीच में 1 का अंतर है जबकि 2 का अंतर है जबकि 1 दिया हुआ है। तो सोचिए कि जब नीचे दोनों का अंतर ऊपर रहना चाहिए तब तो हम जो नियम बताने जा रहे हैं वो वाला काम करेगा। तो सोचिए कि अगर हम 2/3 गुने 5 लिखेंगे तो ऐसे ही थोड़ी लिख सकते हैं, कुछ हो ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन देखिए लिखेंगे प्लस 2/5 गुने 7 प्लस 2/7 गुने 9 प्लस 2/9 गुने 11 प्लस 2/11 गुने 13 प्लस 2/13 गुने 15। देखिए उधर थोड़ा सा कट गया होगा, तो 2/13 गुने 15 है। अब यहां पे देखिए ऐसे ही तो लिख नहीं सकते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे कि सभी में हम गुना कर देंगे 1/2 से। जैसे ही आप सब में 1/2 से गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखिए कि 1/2 है गुना। अब जब देखिएगा कि नीचे दोनों का अंतर जब ऊपर दिया हुआ रहेगा तो सीधा कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि 1/3 माइनस 1/5 करना है। 1/3 माइनस 1/5 कीजिएगा ना, तो ये दोनों का जब घटाव निकालिएगा, भिन्न का घटाव, तो फिर इतना ही आएगा, ये 2 आ जाएगा ऊपर में, है ना। प्लस में 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/15। अब यहां पे समझिए, एक माइनस में 1/5 है, एक प्लस में, एक माइनस में, एक प्लस में, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस। ऐसा करने से क्या होता है कि एक शुरू में बचेगा और लास्ट में एक माइनस में बचेगा, है ना। आप यहां से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, जबकि एक प्रोसेस पता रहेगा तब तो निकालिएगा। तो यहां पे देखिए कि 1/3 लिखेंगे माइनस 1/15 बचा हुआ है। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 15 कम 15 और 3 कम 3, 15 में से 3 घटाइएगा तो 12, 12/15 तो 45, यानी 12 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 2 छक 12, 3 से 3 दूनी 6 अब 15 तिया 45, तो 2/15 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर। इसे बोला कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब क्या कि बढ़ते क्रम में। तो 4 अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में है, जिसमें प्रथम 3 का गुणनफल 455 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1729 है। तदनुसार उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिएगा कि 4 अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में है, तो माना कि पहला ए हो जाएगा, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। पहले 3 का गुणनफल यानी ए गुने बी गुने सी, ए गुने बी गुने सी बराबर दे दिया है 455। और अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम से 3 का गुणनफल यानी बी गुने सी गुने डी बराबर 1729। अब देखिएगा कि ये पहला वाला में हम अगर दूसरा वाला से भाग दे देते हैं, बटा मतलब क्या होता है भाग होता है, हम लोगों को चौथा निकालना। तो सोच के देखिए कि अगर हम भाग दे देते हैं तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ऊपर में पहला बचेगा, यानी ऊपर में जो काट करके आएगा वो पहला बचेगा, और जबकि नीचे में काट करके आएगा वो अंतिम बचेगा, है ना। या फिर बड़ी संख्या बचेगा, एक छोटी बचेगा एक बड़ी बचेगा। तो यहां पे हम लोग काटेंगे तो 7 से अगर काटते हैं तो 7 छक 42, 7 पचे 35, यानी 7 से कटेगा, तो ये भी 7 से कटना चाहिए। तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 सते 49। 13 से देखिए तो 13 से 13 पचे 65, 13 से 13 कम 13, 13 नमा 117।
कट गया। अब यहां देखिए कि a बटा d बराबर 5/19 बचा हुआ है। तो ये जो होता है आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा, सामने बराबर सामने, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 5 और d का वैल्यू हो जाएगा 19। तो हम लोगों से पूछा है कि इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जब बढ़ते क्रम में, इसका मतलब छोटा है, इसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, यानी d का जो वैल्यू आया वह सबसे बड़ा है। तो d बराबर कितना, 19, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको दिया गया है कि 60 के पावर 15 गुने 1.5 इसका पावर 8 गुने 3.5 इसका पावर 7। अब यहां पे बोला है क्या कि संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी। तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या हम लोगों से पूछा है। तो यहां पे क्या करेंगे कि इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, अब 12 25 60। तो देखिएगा यहां पे कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, और ये जो है अभाज्य संख्या, इसके रूप में हम लोग तोड़ दिए। पावर में 15 है तो 15 लिखेंगे, गुने इसके लिए हम लिख सकते हैं 15/10, 15/10 इसका पावर 8, गुने इसके लिए लिख सकते हैं 35/10, जब दशमलव हटाइएगा तो बटा में 10 हो जाएगा, इसका पावर 7। अब यहां पे समझिए कि ये क्या है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने 3 गुने 15, इसका पावर 15, गुने इसको तोड़ेंगे तो 3 5 15, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में बोल रहा है तो हमेशा अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। बटा में देखिएगा कि 2 गुने 5 इसको हम लोग लिख सकते हैं, और ऊपर में 8, गुने 7 5 35, यानी 7 गुने 5, और बटा में 2 गुने 5, इसका पावर 7। अब यहां से देखिएगा कि कटने वाला होगा उसको काटेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ए वाला 5 से ए वाला 5 कैंसिल हो गया। देखिए यहां पे कि 2 के पावर 2 है, फिर 3 गुना में 3 है, गुना में सॉरी यहां पे 5 है ना। तो यहां पे सीधा क्या करना है आपको कि 15 जो है सबके पावर 15 होगा, यानी 2 के स्क्वायर है इसका भी पावर 15 होगा, 3 के पावर भी 15 होगा, और 5 के पावर भी 15 होगा, गुना देखिए 3 के पावर भी 8, 3 के पावर भी 8 और 2 के पावर भी 8, गुने 7 के पावर भी 7 और 2 के पावर भी 7। देखिएगा यहां पे जब पावर पर पावर होता है तो पावर पावर गुना हो जाता है, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, गुने 3 के पावर 15 और गुने 5 के पावर 15, गुने यहां पे देखिएगा कि ये गुना में है तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर 8 गुने 7 के पावर 7, बटा में देखिएगा कि 2 के पावर 8 गुने 2 के पावर 7। तो देखिएगा 2 के पावर 8 गुने 2 के पावर 7, तो जब बेस समान हो और गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है, तो 8 7 15, हम लिख सकते हैं 2 के पावर 15। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि 2 के पावर 15 से आप काटिएगा इसको 2 के पावर 30 को, तो 2 के पावर 15 बार में कटेगा। तो यहां से हम लोग लिखते हैं कि 2 के पावर 15 गुने, अब देखिए 3 के पावर यहां पे 15 है और 3 के पावर 8 है, जब बेस समान है और गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 का पावर 15 8 23, गुने 5 के पावर 15 और गुने 7 के पावर 7। हम लोगों से पूछा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यह अभाज्य गुणनखंड में है, यानी 2 जो है अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। और पावर का मतलब होता है, जैसे 2 के पावर 15 का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार, 15 बार। तो सोचिए 2 15 बार आएगा 23, 3 जो है 23 बार आएगा, 5 15 बार आएगा और 7 7 बार आएगा। तो सभी को हम जोड़ देंगे तो सब मिलाकर के कुल कितना बार आएगा, वही आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। सबको जोड़ दीजिए तो 7 5 12, 12 3 15, 15 5 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5 1 6, यानी 60 आ जाएगा। तो देखिए
अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितना आ गया, तो 60 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता होगा तो हम क्या करते हैं कि दुइये लाइन में इसको बना देते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है क्योंकि हमको समझाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक के जरूर देखिए, बहुत ही मजा आएगा, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यानी 1/2 और 3/5 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सोचिए कि जो दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना होता है वही ऑप्शन में होता है। तो यहां पे हम ऑप्शन के सहारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में 2/5 है, बी में है आपका 4/7, सी में है 2/3 और डी में है 1/3। अब यहां पे देखिएगा कि ऑप्शन के सहारे हम लोग हल करते हैं। तो इसको सबसे पहले तोड़ेंगे, तो 1 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 आएगा, यहां पे 0 लगा सकते हैं। अब यहां पे देखिए कि इसको जब तोड़िएगा तो 0 यानी 3 में 5 से भाग दीजिएगा तो 0.6 आएगा, 0 लिख सकते हैं। अब ये दोनों के बीच में ही आना चाहिए। अब हम लोग भाग दे करके देखते हैं कि आखिर यह बीच में आता है कि पहले आ जाता है। तो 0.5 के 20, एक 0 डालेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी 0.40 जो होगा क्या इसके दोनों के बीच में होगा। बीच में तो तब कहेंगे जब 0.5 से ज्यादा होगा और 0.6 से कम होगा। लेकिन यहां पे देखिए 0.4 जो है इससे पहले ही रह गया, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब देखिए बी में हम लोग देखते हैं कि बी में देखिएगा कि 0.7×5 = 5 बचेगा, 40 हो गया तो 7×5 = 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 50, 7×7 = 49, यानी देखिए 0.57, ठीक है। अब सी नंबर ऑप्शन देखिएगा कि 2 में यदि 3 से भाग देंगे तो 0.66 आते रहेगा। 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो 0.339 यानी 3 आते रहेगा। अब यहां पे सोच के देखिए कि हम लोगों से पूछा है कि 1/2 और 3/5 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि 50 दशमलव को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। 50 और 60 के बीच में आना चाहिए, इसका मतलब 50 से ज्यादा होना चाहिए और 60 से कम होना चाहिए। तो देखिए यार, ये 50 से कम हो गया, यानी 50 से पहले हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। बी में देखिए 50 से ज्यादा है और 60 से कम है, यानी 57 जो है 50 से ज्यादा है और 60 से कम है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए सी और डी इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे सी नंबर में क्या है 0.66 है, और 66 क्या होगा 60 के बाहर भाग जाएगा, तो इसके बीच में तो नहीं आ पाएगा, इसलिए सी भी कट जाएगा। डी में देखिएगा कि 0.33 है, तो 0.33 जो है ये 50 से यानी 33 जो है 50 से पहले ही आ जाएगा, इसलिए दोनों के बीच में नहीं आएगा, तो डी नंबर भी कट जाएगा। आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, सही आंसर तो 4/7, यानी 4/7 ही ऐसी परिमेय संख्या है जो कि 1/2 और 3/5 के बीच में आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 17 के पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यानी रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिएगा यहां पे कि हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 17 के पावर 19 में भी आपको 6 से भाग देना है और 2 में भी आपको 6 से भाग देना है, इसका मतलब होता है। और भाग तब तक के देना है जब तक के कि हर से अंश छोटा न हो जाए, हर से अंश छोटा न हो जाए तब तक के आपको भाग देते रहना है। तो यहां पे देखिएगा कि यहां पे हम लोग देखते हैं कि 17 के पावर 19 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 माइनस 1, तो 18 के पावर भी 19 और 1 के पावर भी 19, इतना आप लिख सकते हैं। 18 माइनस 1 इसका पावर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो सोच के देखिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
अब प्लस में क्या है 2 है, अब बटा में 6 एक के बार लिख लीजिए। अब देखिएगा कि 6 से 18 तो कट जाएगा, क्या कीजिए इससे इसमें भी भाग देना होगा और इससे इसमें भी भाग देना होगा, इससे इसमें भी भाग देना होगा। तो 6 से 18 कट जाएगा या फिर 18 के पावर 19, कहने का मतलब 18 जितना बार आएगा वो सब कटेगा, तो बच जाएगा आपका क्या -1 बच जाएगा। -1 के पावर कितना बच जाएगा 19, अब +2, अब बटा में 6। -1 के पावर 19 यानी -1 को 19 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे विषम संख्या यानी पावर जब विषम संख्या हो और बेस में माइनस लगा हुआ रहे तो क्या करते हैं कि माइनस में ही आंसर आता है। तो 1 के चाहे जितना भी पावर कीजिएगा तो 1 के आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। क्या है कि ये इसका पावर जो है विषम संख्या, तो ये हो गया आपका -1 और +2, अब बटा में 6। +2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 1/6। अब सोचिए कि अब भाग लगेगा, 1 में 6 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो अंश अगर हर से कमजोर पड़ जाए यानी छोटा पड़ जाए तो वही शेष होता है, यानी रिमाइंडर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1 + 2 डिवाइडेड बाई मध्यम ब्रैकेट 1 + 2 डिवाइडेड बाई छोटी ब्रैकेट में 1 + 1/3 ब्रैकेट बंद। अब यहां पे देखिए इसको हल करना है यानी इसको सरल करना है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो देखिए बोर्ड मास के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो सबसे अंदर का काम करेंगे, इसका मतलब इसका काम करेंगे सबसे पहले, है ना। और हम लोग लिखेंगे बहुत कम, लिखेंगे बहुत कम और यहां से हल करना शुरू करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले इसका हल करेंगे तो 3 एकम 3 आएक 4/3, 4/3 हो जाएगा इतना का वैल्यू। अब यहां देखिए भाग है, तो भाग को यदि हम गुना में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने ये पलट जाएगा यानी 3/4 हो जाएगा, 3/4 आया समझ में। ये 4/3 आया था तो भाग को जैसे ही गुना में बदलेंगे आगे वाला क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। 2 से 2 दूनी 4 यानी ये आ गया आपका 3/2। तो यहाँ पे देखिए 1 + 3/2 हो गया, यहां तक आ गए हम लोग। अब 2 एकम 2, 2 और 3, 3 2 5, 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको भाग को जब हम गुना में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुने ये पलट जाएगा यानी 2/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4/5 और 1 यहाँ पे देखिए प्लस में है ना। तो 5 एकम 5 और 4 9/5 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर पूर्णांक में है तो पूर्णांक में लिख लीजिए 5 एकम 5 और 4 9/5 यानी 1/4/5 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक, एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से 3 अधिक यानी मूल भिन्न जो है, मूल भिन्न दिया हुआ है, यहां से हम लोग निकालेंगे कि कह रहा है क्या कि ये हर जो है ना, एक भिन्न का हर जो है अंश से 3 अधिक है। इसका मतलब अंश अगर हम x मानते हैं तो हर इसका क्या हो जाएगा 3 अधिक यानी x + 3 हो जाएगा। यही आपका मूल भिन्न हो गया, है ना। अब यहां पे देखिए किसे बोला क्या कि यदि अंश में 7 जोड़ा जाए यानी x/x + 3 भिन्न है। अब बोला क्या कि अंश में 7 जोड़ा जाए, अंश में 7 जोड़ा जाए और हर में से 2 की कमी कर दिया जाए यानी 2 घटा दिया जाए, हर में से 2 की कमी किया जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। तो देखिए परिणाम जो आता है वह 2 प्राप्त होता है, बराबर में 2। तो पूछ रहा है तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा, यानी इस भिन्न जो मूल भिन्न है इसके अंश और हर का योग हम लोगों से पूछा। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 7 बटा में x, अब 3 में से 2 घटाएगा तो 1 बचेगा यानी x + 1 बचेगा बराबर 2 बटा में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x + 7 बराबर 2 से गुना करेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा। x को घटा देते हैं उधर से तो 2x में से 1x घटेगा तो x बचेगा, 7 में से 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा 5 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लोगों से पूछा है कि दोनों
यानी जो भिन्न है, मूल भिन्न जो है उसका अंश और हर का योग पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका 5, x का वैल्यू कितना है 5 आया है, और इसका हो जाएगा 5 + 3, तो ये हो जाएगा 8, यानी दोनों का योग पूछा है। तो 5 + 8 यानी अंश और हर का योग, तो 8 × 5 = 13, 13 आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला है क्या कि ये 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। यानी 2008 में जितना बिक्री था 2009 में क्या हो गया कि 80% कम हो गया। यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई थी जितनी कि 2008 में हुई थी, तो 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिएगा यहाँ पे 2008 है, ये 2009 है और ये 2010। तो 2008, 2009, 2010। अब यहां पे बोला है क्या कि 2009 में 2008 की अपेक्षा 80% कमी हो जाता है। तो सोच के देखिए कि बिक्री अगर 2008 में 100% रहा होगा तो इससे 80% कम हो गया। तो देखिए 80% कम कीजिएगा तो हो जाएगा 10, यानी 100 का 80% कम, यानी 80 कम करना होगा। तो 80% इसमें से 100 में से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। 2009 में कितना है 20, जबकि बोला 2010 में बिक्री कितना हुआ था, जितना कि 2008 में हुआ था। तो देखिए 2008 में हुआ था कितना 100%, तो 2010 में भी होगा 100%, 2010 में भी 100% ही होगा। अब हम लोगों से पूछा है कि तो 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गया। अब देखिए 2009 से 2010 में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2009 में 20% ही बिक्री हुआ है, जबकि 2010 में 100% बिक्री हुआ। तो कितना बढ़ गया, तो प्लस 80 बढ़ गया, यानी 80 बढ़ गया। तो 80 बढ़ गया कितना में, तो 20 में, और गुने 100 क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो 20 से 20 चौके 80, 4 से 100 में गुना करेंगे तो 400%, यानी 400% की वृद्धि हो गई 2009 की अपेक्षा 2010 में। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि यदि ए बी से 40% अधिक, बी सी से 20% कम, तो ए अनुपात सी का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। देखिएगा कि ए जो है बी से 40% अधिक, तो 40% का जो वैल्यू होता है यहां से निकालते हैं हम लोग, 40% का जो वैल्यू होता है 2/5 होता है, 2/5 होता है। तो यहां बोला क्या कि ए बी से 40% अधिक, तो बी से 40% अधिक यानी मूल मान जो होगा बी के लिए होगा, यानी 5 होगा, और इससे अधिक बोला है तो 5 या 2 7 हो जाएगा ए के लिए। बी सी से 20% कम, अब देखिए बी जो है सी से 20% कम, तो 20% का वैल्यू 1/5 होता है। तो सी से 20% कम कौन, बी, तो सी के लिए 5 हो जाएगा, और बी के लिए देखिए क्या होगा, 5 से 1 कम यानी 4, तो यहां पे लिख देंगे 4 बी के सामने। अब हम लोगों से पूछा ए अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। ए अनुपात सी बराबर निकालना है, तो यहां पे देखिए यहां से गुना करेंगे तो सी का वैल्यू निकलेगा, यहां से गुना करेंगे तो ए का वैल्यू निकालेगा, यानी बी का वैल्यू निकालने से कोई फायदा नहीं। तो देखिएगा ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा 7 चौके 28, आई हो जाएगा 50 25, कटने वाला है नहीं कटने वाला, तो 28/25 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर, बोला कि ए बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए को समय लगता है पूरा काम करने में 10 दिन का, बी को लगता है 12 दिन का, और सी को लगता है 15 दिन का। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, और बी उसे ए से 2 दिन के बाद छोड़ देता है। तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। यहां पे समझिएगा एक चीज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम निकालेगा तो कुल कार्य होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है, कुल कार्य होता है। तो 10, 12 और 15 से कटने वाला जो संख्या होगा वह होगा 60। 10 से काटेंगे तो 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौके 60। यहां से देखिएगा कि क्षमता क्या है कि ए का क्षमता है कार्य करने का 6,
यानी 6 काम प्रतिदिन करेगा तब तो 60 काम को 10 दिन में कर देगा। बी क्या करेगा कि प्रतिदिन 5 काम करेगा तो 12 दिन में काम पूरा खत्म कर देगा, यानी 60 काम। सी 4 काम प्रतिदिन करेगा तो 15 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। लेकिन यहां पे कंडीशन दे दिया गया है कि ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। अब सोच के देखिए कि ए क्या हुआ कि काम खत्म होने ही वाला था तो 5 दिन पहले ही छोड़ करके चला गया। ए क्या करता है कि 5 दिन पहले बी क्या करता है कि इससे 2 दिन बाद, इसका मतलब 3 दिन पहले, 3 दिन पहले। अब यहां पे समझिएगा, लेकिन सी तो छोड़ा है नहीं, सी तो लगातार काम किया है। तो देखिएगा छोड़ने से पहले, यानी छोड़ने से पहले, काम को छोड़ने से पहले तीनों एक साथ काम किया होगा। छोड़ने से पहले तीनों एक साथ काम किया होगा और जब काम खत्म होने वाला था तो बीच में से छोड़ करके चला गया। इसका मतलब जब बीच में से छोड़ के चला गया तो उससे पहले सब मिल करके काम कर रहा था। अब यहां पे देखिएगा कि ये दोनों का हम बराबर करेंगे, ए और बी का। तो सोचिए कि ए क्या करता है कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, जबकि बी क्या करता है कि इससे 2 दिन बाद माने 2 दिन बाद छोड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि काम जब खत्म होने वाला था तो ए 5 दिन पहले छोड़ दिया और 2 दिन बाद बी छोड़ा है। इसका मतलब बी 3 दिन पहले छोड़ा है, यानी 2 दिन इसकी अपेक्षा ज्यादा काम किया। तो सोचिए कि बी के द्वारा 2 दिन का काम हो जाएगा, 2 दिन का, क्योंकि इसको बराबर करने के लिए, क्योंकि 2 दिन तो काम किया होगा ए की अपेक्षा। तो यहां पे 2 दिन में बी के द्वारा कितना काम किया गया होगा, 5 गुने 2 यानी 10 काम, 10 काम किया गया होगा। इस चीज को समझिएगा। अब देखिए यहां पे ए और बी ना भागा है यानी छोड़ा है, सी तो लगातार काम किया होगा, यानी दोनों की अपेक्षा, यानी दोनों क्या किया कि अब यहां पे देखिए अब दोनों का बराबर हो गया, यानी 5-5। अब सोच के देखिए कि ए क्या करता है कि 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है कि सी 5 दिन अंतिम तक, यानी अंतिम तक के काम किया। तो यहां पे देखिए सी के द्वारा 5 दिन तक के किया गया काम कितना हो जाएगा, तो 4 गुने 5, 5 चौके 20 काम, 20 काम। अब यहां पे समझिएगा कि 20 और 10 30 काम हो चुका है, 30 काम हो चुका है, क्योंकि ए की अपेक्षा 2 दिन एक्स्ट्रा बी किया है तो 10 काम कर दिया है। और सी क्या किया है कि यह 5 दिन दोनों के अनुपस्थिति में काम किया, 20 काम, ठीक है। तो 20 काम किया। तो अब देखिएगा यहां पे कि 20 और 10 30 काम हो गया, तो 60 काम में से 30 काम हो गया तो बच गया कितना, 30 काम शेष। और यही 30 काम शेष काम को क्या किया होगा कि तीनों मिलकर के काम किया होगा शुरू में, यानी ए और बी के जाने से पहले, यानी तीनों मिलकर के काम किया होगा। तो देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 30 काम, इसका क्षमता से भाग दे दीजिए। तो 6 4 10 और 5 15, 15 से भाग दीजिएगा तो 15 दूनी 30, यानी 2 दिन तक के उधर काम किया होगा। तो कुल काम करने में कितना समय लगा, तो देखिएगा यहां पे 2 दिन तीनों मिलकर के काम किया, 2 दिन तीनों मिलकर के काम किया। इसके बाद 2 दिन बी अकेला काम करता है, 2 दिन बी अकेला काम करता है। 2 दिन क्या करता है कि बी अकेला काम करता है, लेकिन देखिएगा 5 दिन सी काम किया। तो सोचे कि ये 5 दिन में से ये 2 दिन जाएगा, क्योंकि सी जब रहा होगा, काम कर रहा होगा, तो बी भी इसके साथ रहा होगा। ए के जाने से बाद में बी भी 2 दिन तक के सी के साथ रहा होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद तो सी कितना दिन एक्स्ट्रा काम किया इसके अपेक्षा, तो 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया। इसका मतलब अगर दोनों काम लेते हैं तो 5 दिन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि 5 दिन जोड़ देते हैं, तो 5 और 2 7 दिन, यानी 7 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया था। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि 4 वर्ष पहले एम और एन की आयु का अनुपात 2:3 था। एम और एन है और इसके आयु का अनुपात 2:3 था। कब, 4 वर्ष पहले। तो -4 लिख दिए। तथा अब से 4 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, अब से 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 हो गया, 5:7 हो गया।
तो m की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहां पे देखिएगा कि क्या अंतर बराबर है, ये दोनों में अंतर देखेंगे तो 5 और 2 में 3 का अंतर है, 7 और 3 में 4 का अंतर है, तो अंतर बराबर नहीं है। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ऊपर दोनों के बीच में अंतर देखते हैं, तो 2 और 3 में 1 का अंतर है, और नीचे दोनों में अंतर देखेंगे तो 5 और 7 में 2 का अंतर है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना करते हैं, ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 7। अब देखिएगा कि कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है, जबकि ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो माइनस प्लस क्या होता है, जुड़ जाता है दोनों। तो अंतर 1 का है अनुपात में, लेकिन अंतर कितना है, 4 4 8 का अंतर है। अब हम लोगों से पूछा है कि m का वर्तमान आयु कितना है, तो देखिएगा कि m का वर्तमान आयु जो होगा, m का तो यही है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो अनुपात 1 का वैल्यू 8 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुने 8, 8 चौके 32 वर्ष। 32 वर्ष का m कब था, 4 वर्ष पहले था। ये जो अनुपात है 4 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान में m जो होगा, m की आयु, m की आयु, m की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर, देखिएगा 32 वर्ष जो है यह 4 साल पहले था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 32 प्लस 4 यानी 36 वर्ष। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिएगा कि 6 पुरुष यानी 6 मैन या 12 महिलाएं, महिलाएं यानी W वोमेन, ठीक है। तो सोचिए कि 6 आदमी यानी 6 पुरुष अगर लगातार काम करेगा तो 20 दिन में कर देगा, जबकि 12 महिला लगातार काम करेगी तो 20 दिन लगाएगी, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि आदमी गुने समय करते हैं तो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि ये दोनों बात यहां से बराबर हो गया, 20 से 20 कट जाएगा, 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी एक आदमी बराबर 2 औरत, एक आदमी के बराबर 2 औरत काम करेगी। अब यहां पे बोला क्या कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं, और बोलेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, या बोलेगा तो अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 8 पुरुष यानी 8 मैन और 16 महिलाएं, 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, यानी इससे दुगने काम को, यानी जो काम था उसे दुगने काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, यानी D2 दिनों में पूरा कर सकती है। तो यहां पे देखिए कि दोनों में से कोई एगो को लिखा जाता है दाएं पक्ष या बाएं पक्ष में। तो बाएं पक्ष में हम जो पूछा हुआ है वो उसको लिख दिए हैं, तो दाएं पक्ष में क्या करना है कि दोनों में से कोई लिख दीजिए। तो हम इसको लिख देते हैं 6m इंटू 20। अब यहां पे देखिए कि औरत को क्या करते हैं कि आदमी में बदल देते हैं, औरत को आदमी में यानी पुरुष में बदल देते हैं। तो पहले यहां पे देखिए कि इससे दोगुना काम है, तो ये 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे वर्क होता है, यानी m1 गुने d1 बटा w1 बराबर m2 गुने d2 बटा w2, यानी w से वर्क होता है। तो पहले 1 था, तब इससे 2 गुना यानी 2 काम है। अब यहां देखिएगा कि एक आदमी बराबर 2 औरत है, या फिर 2 औरत बराबर 1 आदमी, तो प्रत्येक 2 औरत बराबर 1 आदमी, यानी औरत का सीधा यानी इसका 2 गुना, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सोचिए कि 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 16 का आधा 8 हो जाएगा, यानी 16 औरत बराबर 8 आदमी यानी 8 पुरुष। तो 8 मैन प्लस 8 मैन गुने D2 बटा में 2 बराबर 6m गुने 20 बटा 1। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16m हो जाएगा, 16m गुने D2 बटा में 2 बराबर 6m गुने 20 बटा में 1 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 8 16, 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 से 4 5 20। तो ये हो जाएगा आपका D2 बराबर 3 गुने 5, यानी D2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 दिन।
यानी 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि ए और बी नल एक टंकी को 10 तथा 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। यानी ए को लगता है 10 घंटा और बी को लगता है 12 घंटा, तथा उसी अंकी को एक टंकी है, सॉरी यहां पे अंकी लिखा हुआ है, तो तथा उसी टंकी को एक अन्य नल सी 6 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए सी क्या करता है कि इसको 6 घंटा में खाली कर देता है। इसका मतलब क्या कि 2 नल भरने वाला है टंकी को और एक नल खाली करने वाला लगा हुआ है। यदि तीनों नल एक साथ 8 बजे प्रातः यानी सुबह में 8 बजे चालू कर दिया जाए तो 1/4 टंकी कितने समय में भर जाएगी। यानी पूरा टंकी नहीं भरना है, 1/4 टंकी को भरना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिनोट कर देते हैं कि ए क्या करने वाला है, तो भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। ये चीज ध्यान में रहेगा। अब देखिए दोनों यानी तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 से 10 छक 60, 12 25 60 और 6 दहाई 60, ये हो गया। अब यहां पे देखिए कि 8 बजे शुरू किया जाता है, सुबह में 8 बजे शुरू किया जाता है, सुबह 8 बजे शुरू किया जाता है। अब बोला क्या कि टंकी का 1/4 भाग, तो पूरा टंकी का क्षमता कितना है, 60 लीटर है, तो 60 लीटर इसका 1/4 ही भरना है, यानी 4 से 15 चौके 60, यानी 15 लीटर ही भरना है। तो 15 लीटर कितना देर में भरा जा सकता है। तो सोचिए कि दोनों मिलकर के भरेगा, ये दोनों मिलकर के भरेगा और ये खाली कर देगा। तो प्रत्येक घंटा देखिएगा यहाँ पे, प्रत्येक घंटा ए और बी मिलकर के भरेगा कितना, 6 + 5, आज 10 लीटर खाली कर देगा कौन, सी। तो भरा रहा है कितना, 6 × 5 = 11, 11 में से 10 घटाइएगा तो 1 लीटर प्रति घंटा भरा रहा है। 1 लीटर प्रति घंटा भरा रहा है तो 15 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो 15/1 यानी 15 घंटा, 15 घंटा का समय लगेगा भरने में। ठीक है। अब सोचिएगा कि 8 बजे सुबह में खोला गया, तो 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम यानी 8 बजे रात में 12 घंटा पुरता है। हम लोग को इसमें 15 घंटा ऐड करना है। तो देखिएगा कि 8 बजे शाम के 8 बज जाएगा कितना, 12 घंटा, यानी सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक कितना हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा, 12 घंटा। ठीक है। और 3 घंटा और एक्स्ट्रा, तो 3 घंटा और, यानी क्योंकि 15 में से 12 घटाइएगा तो 3 बचेगा, 3 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो 8 × 3 = 11, रात के 11 बजे, रात के 11 बजे टंकी पूरा भर जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा कि रात 11 बजे। यहां पे ऑप्शन नंबर सी में है आपका 11 बजे रात्रि में, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है और दंड आलेख दिया गया है। एक बार ग्राफ निश्चित कंपनी के 6 भिन्न भिन्न विभागों ए बी सी डी ई एफ में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे देखिए कि आपको ग्राफ दिख रहा होगा, तो आपके बाएं साइड में दिख रहा होगा क्या कि कर्मचारियों की संख्या, बाएं साइड में यानी ऊपर की तरफ जो लकीर है उसमें कर्मचारियों की संख्या है, और जबकि नीचे में है उसमें आपको कंपनी का नाम दिया गया, कंपनी ए बी सी डी ई एफ। तो देखिएगा कि कंपनी ए में कर्मचारियों की संख्या 25 है, बी में 6 है, सी में 10 है, डी में 5 है, ई में 15 है, एफ में 3 है। तो बोला कि किस विभाग में दूसरे स्तर पर सबसे अधिक कर्मचारी, तो किस विभाग में दूसरे स्तर पर सबसे अधिक कर्मचारी है, तो पहले स्तर पर ए में है, पहले स्तर में ए में कर्मचारियों की संख्या 25 है, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किस में है, ई में। ई में देखिएगा कि दूसरे नंबर पर यानी 25 के बाद 15 ही आता है दूसरे नंबर पे, तो 15 कर्मचारियों की संख्या जो कि दूसरे स्तर पर सबसे ज्यादा कर्मचारी है कंपनी ई में। तो आपका आंसर हो जाएगा कंपनी ई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
इसे बोला क्या कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चल रही है, तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी, यानी कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। तो सोचिए कि विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ जाता है, क्योंकि उधर से ई आ रहा है, इधर से ई जा रहा है, दोनों जल्दी मिलेगा, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि दोनों का लंबाई भी जुड़ेगा, क्योंकि ट्रेन को पार करता है तो दोनों का लंबाई जुड़ जाता है। तो यहां पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, डी बराबर एस गुने टी, डी बराबर एस गुने टी। तो डी जो होता है यानी ट्रेन को पार करेगा, यानी दोनों को दूरी आएगा, यानी लंबाई जो आएगा उसको जोड़ देंगे। तो यहां पे देखिए कि क्या होगा, तो पहला है 160 और दूसरा है 140 बराबर स्पीड जो है दोनों का जुड़ जाएगा, एक का 77 है और एक का है 67। अब गुने इसमें 5/18 आपको करना है, अब गुने टाइम यानी टी हमको निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे इस सबको हम जोड़ते हैं, ये 0 हो जाएगा, 6 4 10 के 0, 2 1 3, 300 बराबर 7 7 14 के 4, 7 6 13 1 14, 144 गुने 5/18 गुने टी। 18 से काटेंगे तो 18 से 8 बार में 144 कटेगा, 5 से इसको कटेगा तो 5 6 30 यानी 6 बार में, 4 से 4 दूनी 8, 15 से 15 चौके 60 यानी 4 से काटेंगे तो 15 बार में, यानी टी गुने 2 बराबर कितना है तो 15 है। टी बराबर हो जाएगा, इधर 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 15/2 हो जाएगा। टी बराबर हो जाएगा 7.5 यानी 7.5 सेकेंड, यानी 7.5 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगा। तो 7.5 को आप लिख भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 7.1/2 सेकेंड। ऑप्शन में इसी प्रकार दिया हुआ है, तो दोनों में से किसी भी प्रकार आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो 7.5 सेकेंड में क्या करेगा कि एक दूसरे को दोनों ट्रेन पास कर जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए है, तदनुसार वह राशि कितनी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि CI और SI के बीच में अंतर बराबर होता है P इंटू R स्क्वायर, यानी रेट जो होगा उसका स्क्वायर बटा में 100%। अब यहाँ पे देखिएगा कि CI और SI यानी दोनों के बीच में अंतर कितना का है तो 36 रुपया का है, बराबर P इंटू R कितना रेट जो दिया गया है 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर बटा 100 इतना हो जाएगा। तो 36 बराबर ये हो जाएगा आपका P गुने 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बटा में, अब प्रतिशत मतलब क्या बटा में 100 आएगा, तो 100 गुने 100। अब यहाँ पे देखिए 36 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 100 में 100 से गुना करेंगे तो 10,000 होगा, 10,000 से 1 में गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, यानी P बराबर हो जाएगा आपका 10,000 रुपए, यानी मूलधन यहां से निकल करके कितना आ गया 10,000, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर, इसे बोला क्या कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया, इस समषटभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो देखिएगा एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में आप जानते होंगे कि सभी भुजा यानी तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, A B C, और तीनों कोनों को काटा जाता है, यानी तीनों कोना को काटा जाता है और काट करके एक समषटभुज बनाया जाता है। तो देखिएगा यहां से हम इसको काटते हैं, जैसे मान के चलिए यहां से इसको काट दिए, यहां से इसको काट दिए और यहां से इसको काट दिए, ठीक है, ये समषटभुज हो गया। और देखिए 6 सेंटीमीटर है तो देखिए यहाँ पे 2A भी होगा, 2A भी होगा, 2A भी होगा। समषटभुज का मतलब क्या होता है कि तीनों भुजा इसका यानी 6 भुजा आपस में बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो कट रहा है तो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, क्योंकि ये A से B तक यानी प्रत्येक जो भुजा है त्रिभुज का यह 6 सेंटीमीटर का है। तो देखिए A भी 2 हो जाएगा, A भी 2, A भी 2, A भी 2, A भी 2 और A भी 2। तो समषटभुज का प्रत्येक भुजा कितना हो गया
2 सेंटीमीटर का हो गया। तो यहां पे देखिए कि इसका सूत्र होता है समषटभुज, समषटभुज समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका √3/4 गुने भुजा स्क्वायर गुने 6। अब देखिएगा यहाँ पे कि √3/4 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुने 6, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 से गुना करेंगे 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया गया है कि 10 π/8 इंटू 10 π/12 इंटू 10 3π/8 इंटू 10 5π/12 माइनस में साइन स्क्वायर π/6 बराबर व्हाट, यानी इतना का मान क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे नियम होता है कि पाई का मान क्या 180 रखना होता है। रेडियन वाला जब पढ़िएगा तो उसमें आपको क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पे पाई के जगह 180 रखना होगा। तो 10 ये हो जाएगा आपका 180/8 इंटू 10 180/12 इंटू 10 3 गुने 180/8 इंटू 10 5 गुने 180/12 माइनस साइन स्क्वायर 180/6। अब यहां पे देखिएगा इसको काटेंगे तो 8 से ही कटेगा, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 12 से 12 से कटेगा, 12 कम 12, 12 पचे 60, 15 बार में 8 से कटेगा तो 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 12 से इसको काटेंगे तो 12 कम 12, 12 पचे 60, 6 से इसको काटेगा तो 36 18 यानी 30 बार में। यहां से देखिएगा कि 10 25 डिग्री आ गया इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 25 × 75 डिग्री इंटू 10 15 पचे 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इतना आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि tan को cot में बदलेंगे, क्योंकि tan थीटा। और एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन गलत है, यानी गलत टाइप हो गया। आपको जो लगेगा कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि ऐसे नहीं बनेगा, यह आंसर नहीं आएगा सही से। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 12 होना चाहिए, 8 के जगह 12 होना चाहिए। आपको जो लगेगा वो हमें बताइएगा। अगर यहाँ पे 12 होगा तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर 12 से हम लोग काटेंगे इसको तो कितना बार में कट जाएगा, तो 15 बार में कट जाएगा। ये 15 बार में कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ ये 15 हो जाएगा, ऐसे आप देख लीजिएगा अपना, है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है। अब देखिएगा यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरा कोण में हम लोग चेंज करेंगे तो tan किस में बदलता है, कॉट में, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इसको हम अगर बदलते हैं तो tan 90 माइनस थीटा यानी 90 में से कितना घटा दें कि ये वाला आ जाए। तो 90 में से हम यदि 75 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। इसको रहने दीजिए, इंटू 10 15 को रहने दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसको बदल देते हैं, tan 90 माइनस थीटा यानी 90 डिग्री में से कितना घटा देंगे कि 75 आ जाएगा। तो 90 में से यदि 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। इतना इंटू tan
tan 75 डिग्री, इसको रहने दीजिए, माइनस में साइन ए स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिएगा कि tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा, तो इसको लिख सकते हैं cot 75 डिग्री, इसके साथ हम लिख सकते हैं tan 75 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। यहाँ पे देखिए कि tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा, तो इंटू हो जाएगा आपका cot 15 डिग्री माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब यहां से समझिएगा कि cot थीटा इंटू tan थीटा, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, गुने tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, माइनस 1/4, ये हो जाएगा आपका 1 गुने 1 1 हो जाएगा, माइनस 1/4, तो हो जाएगा 4 एकम 4 में से 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, तो 3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा 3/4। आप इसको देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो होगा आपका ये 12 होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन गलत था, टाइप किया हुआ गलत है, तो इसलिए आंसर नहीं मिला था। तो देखिए यहाँ पे 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक पात्र उल्टे शंकु के रूप में है। एक पात्र जो है यानी कोई बर्तन है वह उल्टे शंकु के रूप में है। देखिए उल्टा शंकु बनाइएगा तो इस प्रकार होगा, उल्टे शंकु के रूप में है, इस प्रकार है, जिसकी ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, यानी h बराबर जो है 11 सेंटीमीटर है, और उसका शीर्ष भाग खुला हुआ है। तो देखिए इसका शीर्ष भाग जो है वह खुला हुआ है, तो इसका ये शीर्ष है और यहां से खुला हुआ है। देखिए ये वाला जो है ये खुला हुआ है, तो आप सोचिए कि यह क्या है। तो कीप जानते होंगे, तेल वगैरह डालते हैं ड्रम में, तो इस प्रकार का हम लोग लगाते हैं और ऊपर से तेल डालते हैं, तो समझिए कि कीप ही है, टिप बोलते हैं हम लोग। आप क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा। अब देखिएगा कि यहां पे यह नीचे का भाग जो है यह खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, यानी ये जो खुला हुआ भाग है इसका त्रिज्या जो है यानी r बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। यह किनारे तक पानी से भरा है, यह किनारे तक के पूरा पानी से भरा हुआ है। जब सीसा गोलिकाएं को 0.25 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलक है चलाई जाती है और पात्र में गिरती है, जिससे पानी का 2/5 भाग बाहर गिरता है। यानी एक गोला है, मान के चलिए एक गोला है, और गोला को क्या किया जाता है कि इसमें डाला जाता है, गोला को इसमें डाल दिया जाता है, जिसके कारण पानी का स्तर जो है ऊपर ऐसे उड़ जाता है, ऊपर यानी ऊपर मान के चलिए गिरने लगता है या उड़ जाता है। क्या करने के बाद, इसमें एक गोला डालने के बाद। एक शीशा का गोलिकाएं है जो कि 0.25 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलक, इसका त्रिज्या जो है r बराबर 0.25 यानी r बराबर 0.25 सेंटीमीटर। चलाई जाती है और पात्र में गिरती है, जिससे पानी का 2/5 भाग बाहर गिरता है। यानी पानी जितना है उसका 2/5 भाग बाहर गिर जाता है, यानी पानी मान के चलिए कि 1 लीटर है तो x का 2/5 भाग बाहर गिर जाता है। तो शेष बचता है कितना, शेष यहां से हम लोग देखते हैं कि 5 में से 2 भाग गिर गया तो 3/5 भाग बचेगा, किसका, कुल क्षमता का। इस चीज को आप समझ सकते हैं, है ना। तो हम लोगों से पूछा कि पात्र में कितना शीशा गोलक डाले गए, यानी कितने शीशा का गोलक डाले गए। तो शीशा का गोलक जो है वो कितना डाला गया, यानी 1 से अधिक डाला गया है,
यानी बहुत सारा छोटा छोटा गोला जो है इसमें डाला गया, यानी एक ही का हम इसमें डाल दिया, लेकिन बहुत सारा गोल 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 यानी शीशा का गोली जो होता है यानी कंचा, उसको मान के चलिए कि उसको इसमें डाला जाता है। तो कितना टोटल डाला जाता है ये चीज निकालना है। तो यहां पे देखिएगा कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि शंकु का आयतन सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिएगा कि शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां से हम लोग आयतन निकालेंगे इसका। तो आयतन हो जाएगा 1/3 पाई का मान इसका मालूम नहीं है, आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर मालूम है। देखिए यहाँ पे तो ये वाला जो है आपका शीर्ष भाग नीचे से है ना, तो इसका हम लोग लेंगे 2.5 का स्क्वायर और गुने एच कितना है 11, तो हो जाएगा 1/3 पाई 25 के स्क्वायर 625 हो जाएगा, यानी 6.25 और गुने 11 नहीं कटेगा तो इसको गुना करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 5 5 2 7 6 2 8, ये हो जाएगा 6 2 अंक बाद यानी 68.75 पाई अब बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है। यहां से आयतन निकल गया। अब यहां पे देखिएगा कि हम लोग यहां से निकालेंगे एक गोलक का आयतन, यानी कंचा का जो आयतन होगा उसको निकालेंगे। तो एक गोलक का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई गुने आर क्यू, आर का वैल्यू कितना है 0.5 है 25 है 0.25, तो क्यू है तो 3 बार गुना करेंगे यानी 0.25 गुने 0.25 गुने 0.25, इतना आ गया क्या, एक गोलक का आयतन निकल करके आ गया। अब देखिएगा यहां से हम लोग लिखेंगे कि कुल गोले का आयतन, कुल गोले का आयतन, क्योंकि यहां से निकाले हम लोग एक गोले का आयतन, यहां से निकालेंगे कि कुल गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 2/5, क्योंकि पानी का कितना भाग उठ जाता है 2/5 भाग उठ जाता है, यानी बाहर भाग जाता है। तो 2/5 का यानी 2/5 गुने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो देखिएगा 2/5 गुने शंकु का आयतन हम लोग निकाले हैं कितना 68.75 पाई बटा में 3, यही है, यहां से निकल गया। अब देखिएगा कि जो कुल गोले की संख्या यानी कुल गोला की संख्या हमको निकालना है, तो कुल गोला की संख्या बराबर होता है कुल गोला की संख्या बराबर, कुल गोले की संख्या बराबर, यहां से देखिएगा कि क्या होगा। तो कुल गोले का आयतन, कुल गोले का आयतन, कुल गोले का आयतन अब बटा में एक गोले का आयतन, क्योंकि कुल गोले के आयतन में एक गोले का आयतन से भाग दे दीजिएगा तो कुल गोला की संख्या निकल करके आ जाएगा, यानी एक गोला का आयतन। अब यहां पे देखिएगा कि कुल गोले का आयतन कितना है, तो कुल गोले का आयतन जो है वह है 2/5 गुने 68.75 पाई बटा में 3। अब बटा में हो जाएगा ये एक गोले का आयतन। तो देखिए एक गोले का आयतन निकल करके यहां से आया था 4/3 पाई गुने 0.25 गुने 0.25 गुने 0.25। ये सभी को यदि आप काटिएगा, ये सबको काटिएगा, काट करके देखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 440 गोला। यानी शंकु आकार का जो बर्तन है इसमें
440 गोला यानी कंचे डाले गए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।